नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं विनोद धाकड़। देखिए दोस्तों, अपने जो संधि चल रही थी, संधि में हमने तीनों संधियाँ पढ़ ली है। स्वर संधि पढ़ ली थी, व्यंजन संधि पढ़ ली थी, विसर्ग संधि पढ़ ली थी। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार आज जो अपना नया जो टॉपिक रहेगा, जो नया अध्याय रहेगा, वो हमारा समास रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। ठीक है दोस्तों, समास पढ़ने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको समास के बारे में बेसिक जानकारी कर लेते हैं कि इसका देखो, अगर अपन समास को अगर इजीली भी समझे ना, तो इसके अंदर देखो कोई नियम वगैरह तो होते नहीं है। ठीक है दोस्तों, और कौन सा समास किस समास में चला जाए ये भी कोई कन्फर्म नहीं होता। ठीक है, लेकिन उन सभी तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने ऐसे साझा करूँगा, ऐसे नियम बना बना के मैं आपको इसमें बता दूंगा, या कुछ ऐसे विशेष नोट लगा के मैं आपको कुछ नियम बता दूंगा। जैसे मैं कुछ नोट लगा के मैं आपको, या फिर विशेष करके जो शब्द लिखूंगा ना मैं, आप समझ लेना कि ये शब्द, जैसे मैं अव्यय शब्द में लिखूंगा, जैसे अव्ययभावी समास लिखूंगा, तो उसके अंदर मैं कुछ शब्द लिखूंगा, आप उन शब्दों को याद करना। उन शब्दों से आपका अव्ययभावी समास का जो आपका जो पेपर है, उसके अंदर लगभग से लगभग आपके 99.99 ये चांस रहेगा कि उन्हीं शब्दों में से आपके क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, क्योंकि मैं ना लगभग हर टाइप के, यानी कि अव्ययभाव समास पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, तो उसके अंदर अब आपको मैं 4 तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चारों चीज़ें अलग अलग लिखाऊंगा। ठीक है, फिर उसके मैं कुछ नोट लगा के और कुछ उसके अंदर मैं आपको शब्द लिखवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जिससे आपका क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आपको पूरी संधि पढ़ा दी मैंने, और आपको कैसे अच्छी लगी वो, किस तरह अच्छी लगी, आप किस तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, आप मुझे कमेंट में बता दिया करो। और टॉपिक कैसे लगा वो भी बता दिया करो, और किस तरह पढ़ाऊँ, आपको जो अच्छा लगे उस तरह पढ़ाऊँ, इसके लिए भी आप मेरे को कमेंट कर दिया करो। तो देखिए दोस्तों, आज हम नया जो अपना जो अध्याय है वो है अपना समास के बारे में करेंगे। आज अपना जो मेन टॉपिक है, संधि हो ही गया, समास हो जाएगा। इसके बाद में उपसर्ग प्रत्यय। देखो, मैं चाहता तो संज्ञा सर्वनाम ये अपन भी पढ़ा सकते थे बिल्कुल सरल, लेकिन मैं वो नहीं, मैंने खुद को चैलेंज किया है कि मैं ये चीज़ जो हार्ड चीज़ है वो पढ़ा सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, अपना संधि हो गई, अब समास पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक चर्चा करूंगा आज। बिल्कुल आज मैं समास पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको समास नहीं पढ़ा रहा हूँ, समास की मैं आज नींव पढ़ा रहा हूँ आपको। आज मैं समास की आज मैं आपको नींव पढ़ाऊंगा, कैसे समास की नींव होती है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार अपना जो मकान होता है, ठीक है, मकान के अंदर हर चीज़ मजबूती से डाली जाती है। ठीक है दोस्तों, हर चीज़ जिस तरह मजबूती से डाली जाती है, हर चीज़ जितना कठोर परिश्रम आज हम करेंगे ना, उतना फिर आने वाले 10-12 जो वीडियो रहेंगे, इसके 10-12 भी नहीं, मैं आपको लगभग 8 वीडियो इसके उपलब्ध करवाऊंगा। यानी कि 8 तो आपके मेन कंटेंट के और एक ही है, लेकिन ये जो वीडियो रहेगा ना, ये आपके 90.99 समझने के ऊपर रखूंगा मैं इसको। इसलिए मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी समास हैं, वो अव्ययभाव हो, चाहे द्विगु समास हो, चाहे तत्पुरुष हो, चाहे बहुब्रीहि हो, चाहे आपके द्वंद्व समास हो, छह प्रकार के समास, इनमें कोई सा भी हो, इसके अंदर मैं आपको हर चीज़ नोट करवा के लिखाऊंगा कि इस समास में आपको ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, कोई सा भी अगर समास है ना आपके अंदर, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आज के ऊपर अपनी यही कक्षा रहेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों की आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ कि समास आखिरकार होता क्या है। ठीक है दोस्तों, समास की बिल्कुल बेसिक जानकारी करते हैं अपन, है ना। समास, तो अपना जो नया टॉपिक रहने वाला है समास। समास, ठीक है दोस्तों, समास। ठीक है दोस्तों, ये दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, दो शब्द कौन कौन से हैं इसके अंदर? एक तो इसके अंदर है सम। क्या है? एक तो इसके अंदर है सम। ठीक है दोस्तों, और एक इसके अंदर है आपके आस। सम और आस, एक तो मिला है सम से, और एक इसके अंदर है आपके आस शब्द।
देखिए, देखो आज शब्द दिखते हैं आपको कुछ लगा होगा कि जैसे आसन, या मुझे किस चीज़ की आस है, मुझे नौकरी की आस है, मुझे उसकी आस है, मुझे उसकी आस है। कोई ना कोई आस शब्द आते हैं आपके दिमाग में आया होगा कि यार इसका अर्थ तो ये हो सकता है। देखो आस का अर्थ आसन भी होता है, ठीक है दोस्तों। आसन से ही मिलकर बना होता है आस शब्द। देखो आस मूल शब्द होता है जिससे आसन बना होता है। देखो आस का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ देखिए अपन तो इसका होता है बिठाना। क्या लिखेंगे हम? बिठाना। ठीक है दोस्तों। अब देखो मैंने सबसे पहले आपको आज इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये शब्द ना कहीं पढ़े हुए होते हैं, तो ये शब्द अपने आसानी से समझ में आ जाता है। देखो बिठाना। अब बात तो आगे की बिठाएंगे, लेकिन बिठाएंगे किसको? अब बिठाएंगे किसको? तो देखो सम है, सम का मतलब होता है आपके पास या साथ। सम का अर्थ होता है आपके पास या साथ। देखो यहाँ तक हमने इसका सार्थक शब्द भी निकाल लिया कि इसका सम से मिलकर बना होता है, आज का मतलब ये होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, एक बार आप ना देख ही लो, क्योंकि इसका क्या है कि कोई ऐसा कोई, ठीक है दोस्तों। अब देखो आस और पास और साथ, मैंने जैसे दो शब्द लिखे हैं यहाँ पर, पास और साथ, और तीन शब्द लिखे। जैसे मान लो आप तीन शब्द लिखे, मैंने पहला लिखा है पास, दूसरा लिखा साथ, तीसरा लिखा है बिठाना। देखिए दोस्तों, हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वर्णों का, ठीक है। वर्ण शब्द हमने पहले पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे अपन? वर्ण विचार में पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम शब्द, यानी संधि में पढ़ा था कि दो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको ऐसे एक डायग्राम बनाया था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यानी कि यहाँ आने वाला शब्द, यहाँ आने वाला वर्ण, और ये दूसरा शब्द है इसका प्रथम जो वर्ण है, जिसके अंदर जो मेल विकार उत्पन्न होता है, यहाँ वर्ण आया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने वर्ण शब्द काम में लिया था। लेकिन जो ये शब्द है ना, अपन अब जो समास में जो काम में लेंगे ना, वो अपन शब्द लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो किस प्रकार लेंगे? देखो समास क्या कहता है। समास की देखो इस चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बार और इसकी बेसिक चर्चा करवा देता हूँ, ठीक है। बेसिक चर्चा इसकी यही रहेगी कि देखो समास के अगर मैं बिल्कुल टुकड़े करूँ तो समास का क्या होगा। देखो सम धन में अस धन में अ, ठीक है दोस्तों। और देखो समास का जो विलोम शब्द होता है, यानी कि समास का जो विलोम होगा, या फिर इधर पूरा ही लिख देता हूँ मैं आपके, यानी कि समास का जो विलोम होगा वो होगा व्यास। क्या होगा दोस्तों? समास का विलोम शब्द व्यास होगा। देखिए इसका ये पूरा संधि है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चर्चा, बिल्कुल टुकड़े किए मैंने इसके, ठीक है। सम धन अस धन में अ होगा, ठीक है दोस्तों। देखो समास क्या होते हैं? समास यौगिक होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कृपया ये आपको पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार आप पेन देख लो, ये पेन अगर आपको दिख रहा है तो मैं इस पेन को यूज कर लेता हूँ। समास यौगिक होते हैं। समास क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। समास यौगिक शब्द होते हैं। समास यौगिक शब्द होते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक चर्चा कर रहा हूँ, कोई चीज़ ऐसी भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रही। मैंने देखो समास की बिल्कुल ये चर्चा पूछते नहीं, लेकिन बाई चांस अगर आपकी किस्मत खराब हो कि पूछ ही ले कि समास का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है दोस्तों। समास क्या यौगिक होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये भी लिख दिया अपन ने कि समास है ना वो यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है दोस्तों। समास यौगिक शब्द होते हैं। अगर इसके बाद में अगर अपन और चर्चा करना चाहिए, देखिए अब मैं सीधी आपको इसकी परिभाषा लिखवा देता हूँ, ठीक है। परिभाषा लिखने के बाद हम इसके भेद पढ़ लेंगे। भेद पढ़ने के बाद इसकी पद प्रधानता के आधार पढ़ लेंगे। पद प्रधानता के आधार हम 6 जो समास होते हैं, अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, इनकी मैं यूनिक चीज़ दिखाऊंगा कि इनको कैसे पकड़ा जाएगी इस पद में या इस वाक्य में या फिर इस शब्द में यही समास होगा और क्यों होगा, ठीक है। कि वो विशेष रूढ़ के बहुव्रीहि में तो नहीं जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार देखो परिभाषा, देखो एक परिभाषा है ना जो हमने बरसों से चली आ रही है, जो हमने कक्षा 8वीं में भी पढ़ी थी। लेकिन हालांकि वो परिभाषा भी ठीक ही, क्योंकि उस टाइम हमारा इतना विकास भी नहीं हुआ था। लेकिन अब देखो अब अपन को ना केवल वही परिभाषा पढ़नी है जो अपने कंपटीशन में काम आती है। ऐसे नहीं कि परिभाषा क्या लिख रहे हैं, क्या उसका अर्थ हो रहा नहीं हो रहा। बिल्कुल मैं आपको यूनिक परिभाषा लिखाऊंगा। हालांकि परिभाषा से कोई मतलब है नहीं अपने, पर परिभाषा लिखने का मतलब यही होता है कि देखो
परिभाषा दो होती है कि दो शब्दों के सार्थक समूह के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, ये जो अपन संधि की तरह चलती है जो अपन पढ़ लिए, लेकिन इतना कहना ही हमारे को उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि दो शब्दों के सार्थक मेल यानी कि दो शब्दों के बीच में प्रयुक्त कारक चिन्ह या अन्य पदों का लोप हो जाता है तथा दोनों पदों को मिलाकर एक शब्द में लिख देना ही क्या होता है? समास होता है। देखो दोस्तों, मैंने जो दूसरी परिभाषा लिखाई ना वो अपने इस चीज़ की काम की, लेकिन अब हम जो पहली परिभाषा पढ़ते हैं कि दो शब्दों का सार्थक समूह आपके समास कहलाता है, इतना कहना हमारा उचित नहीं होगा। तो देखिए मैं परिभाषा लिख रहा हूँ पहले। दो शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये कहना इतना कि उचित नहीं है कि दो शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है। ये हमारी जो अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, तो हमें क्या है कि मार साहब राजी करने के लिए ये परिभाषा लिखा देते कि बच्चों ये सबसे छोटी परिभाषा है, आप इसको कल लिख के आना है, मैं कल इसको सुनूंगा पढ़ूंगा। तो हम क्या है कि छोटी छोटी परिभाषा बहुत रटते हैं कि दो शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है, लेकिन कंपटीशन में ऐसा होता ही नहीं है। हालांकि इसकी परिभाषा जो एक्चुअली में वास्तव में जो परिभाषा होती है वो परिभाषा, अब देखो, अब यहाँ मैं लगा देता हूँ कोमा और अब लिखते हैं अपन इसकी दूसरी परिभाषा, अर्थात दो शब्दों के बीच में, देखो, जब दो शब्दों के बीच में प्रयुक्त कारक चिन्ह या अन्य पदों का या फिर अन्य पद का लोप हो जाता है, ऐसे लिख दो, अन्य पद का लोप हो जाता है और दोनों पदों को मिलाकर लिखना ही समास कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये जो परिभाषा लिखी है मैंने, देखो इसके अंदर जो अपने व्याकरण की जो परिभाषा वो भी शामिल है, और इसको कैसे मैंने शॉर्ट लिखा है, लिखने में तो मैं ऐसे भी लिख सकता। देखो मैंने लिखा है कि दो शब्दों के बीच में प्रयुक्त कारक चिन्ह या अन्य पदों का लोप हो जाता है। देखो यानी कि अन्य पदों का लोप हो जाता है और दोनों पदों को मिलाकर लिखना ही समास कहलाता है। देखो परिभाषा अगर बड़ी करना चाहता तो ऐसे करता है, दो शब्दों के बीच में प्रयुक्त कारक चिन्ह या अन्य पदों का लोप हो जाता है और दोनों कारक चिन्ह या लोप हुए पदों को संक्षिप्त रूप में लिखना ही समास कहलाता है। लेकिन इतनी बड़ी परिभाषा अपने को लिखनी नहीं है, ये परिभाषा सबसे यूनिक परिभाषा है। देखिए अब लोप कैसे होते हैं, जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने एक दो शब्द लिख देता हूँ ताकि यही शब्द लिख दो ना, ताकि आपके कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न ही नहीं हो। जैसे मैंने लिखा है रेलगाड़ी, ठीक है, एक शब्द मैंने लिखा है रेल बाड़ा, और एक लिखा मैंने रेल यात्रा। ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा नीचे तक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए रेलगाड़ी, देखो रेल का जो शाब्दिक है ना, देखो रेल शब्द है ना वे ऐसे तरह, ये देखो अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, रेल का जो शब्द सार्थक शब्द होता है
वो होता है पटरी। देखो अपन यूँ कहते हैं ना कि रेलगाड़ी, देखो रेलगाड़ी आ गई है, रेलगाड़ी कहीं नहीं जाती है, रेलगाड़ी का मतलब होता है कि पटरी गाड़ी, यानी कि पटरी पर चलने वाली गाड़ी, जिसे हम कहते हैं रेलगाड़ी या पटरी गाड़ी। लेकिन अपन क्या है कि आमचाल भाषा में इसको रेलगाड़ी बोलते हैं। देखो कैसे होगा इसका, रेलगाड़ी यानी कि रेल या पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल या पटरी पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है दोस्तों, रेल बड़ा, रेल के लिए बाड़ा। ठीक है, रेल यात्रा दिख रहा होगा शायद आपको, रेल से यात्रा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ये कुछ शब्द लिखे हैं, अब मैं आपको ये शब्द इसलिए लिखे क्योंकि मैंने यहाँ परिभाषा में लिखा है कारक चिन्ह, और एक शब्द लिखा है मैंने लोप चिन्ह। ठीक है दोस्तों, ये कारक चिन्ह मैंने यहाँ लिखा है और लोप चिन्ह लिखा है, और मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए पहला उदाहरण मैंने लिखा है रेलगाड़ी, यानी कि रेल से चलने, यानी कि रेल या पटरी पर। मैंने लिखा है रेल या पटरी पर। ठीक है, या फिर दूसरा मैंने लिखा है संप्रदान के लिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपके, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें लिखा देखो रेल से यात्रा, रेल से किस में आएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, जैसे इसके अंदर मैंने बता दिया इसके अंदर क्या आएगा, क्योंकि आपने कारक तो पहले पढ़े ही होंगे ना। तो अब एक चीज़ मेरे को ये दिखाना, ये जो अपनी परिभाषा है इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा, जैसे रेल पर किस पे आता है आपके आश्रय यानी अधिकरण। ठीक है, रेल से यात्रा यानी संप्रदान के लिए, अपादान से। ठीक है दोस्तों, रेल से यानी साधन का अर्थ बोध करा रही है ना, तो ये इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद में अपन समास के जो 6 ही भेद हैं उनको मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको लिखवा देता हूँ समास के 6 भेद। समास के जो भेद है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, समास के जो भेद होते हैं ना या प्रकार, समास के जो प्रकार या भेद मान लो, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं समास के प्रकार। ठीक है दोस्तों, समास के प्रकार होते हैं आपके 6। ठीक है दोस्तों, 6 होते हैं। देखो एक बार तो मैं इनको प्रकार के वाइज लिख रहा हूँ, फिर मैं लिखूंगा पद प्रधानता के आधार पर। देखिए देखो, सबसे पहले होता है आपके अव्ययभाव समास। कौन सा होता है आपके, अव्ययभाव, या अव्ययभावी भी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अव्ययभाव समास। ठीक है दोस्तों, अव्ययभाव समास। दूसरे समास के बारे में बात करते हैं, हम बोलते हैं इसको द्विगु समास। क्या बोलते हैं इसको, द्विगु, इसको बोलते हैं अपन द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, तीसरे समास के बारे में बात कर लेते हैं, वो होता है आपके क्रमधारय समास। क्रमधारय समास। ठीक है दोस्तों, चौथे समास के बारे में बात कर लेते हैं, वो होता है आपके तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, और 5वें नंबर पे आता है आपके द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है कि द्वंद्व समास, और 6ठे नंबर पर आता है आपके बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, शायद उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा दिख रहा होगा। देखिए समास के अगर मूल भेद पूछे तो कितने होते हैं, देखो मूल तो इसके वैसे 4 ही होते हैं। क्यों, क्योंकि द्विगु समास के अंदर ये दोनों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन देखो इसके अगर प्रकार की बात करें या भेद की बात करें, अगर मूल शब्द नहीं आए तो ये 6 भेद होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं, अव्ययभाव समास, उसके बाद में आपके द्विगु समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास तत्पुरुष, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। देखिए दोस्तों, अभी तो मैंने इनके प्रकार और भेद पढ़ाए हैं, इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके आधार पद प्रधानता के आधार। देखिए दोस्तों, अब मैं इधर ही लिख देता हूँ इनको पद प्रधानता के आधार पर।
पद प्रधानता के आधार पर, पद प्रधानता के पद प्रधानता के आधार पर। देखिए दोस्तों, मेरा जो अभी टारगेट है ना वो यहीं पे याद करवाने का। देखिए, पद प्रधानता के आधार पर समास होते हैं आपके 4 प्रकार से। ठीक है दोस्तों, 4 प्रकार से होते हैं। देखिए, पहली बात करते हैं प्रथम पद प्रधान। देखिए दोस्तों, प्रथम पद प्रधान किस में होता है? ठीक है, दूसरा होता है कि दूसरा पद प्रधान। ठीक है दोस्तों, दूसरा पद प्रधान। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं कि आपके दोनों पद प्रधान। तीसरे नंबर पर आपके दोनों पद, यानी कि जिसके अंदर प्रथम पद भी प्रधान और दूसरा पद भी प्रधान, यानी कि दोनों ही पद प्रधान। प्रथम में आपके पहला पद प्रधान, दूसरे में दूसरा पद प्रधान, तीसरे में आपके तीसरे नंबर पर दोनों पद प्रधान, यानी जिसके दोनों पद प्रधान, और चौथे नंबर पर आ जाता है आपके अन्य पद प्रधान। यानी कि ये किसी का नहीं होता, लेकिन ये सभी का हो सकता है। ठीक है, सभी में भी किस किस का हो सकता है? अगर ये नियम इनके अकॉर्डिंग फॉलो करेगा, यानी कि ये अगर इनके नियम के अनुसार चलेगा तो वो अन्य पद प्रधान वाला भी हो जाएगा। और इसके अंदर एक ही चीज आएगी, वो आएगी आपके बहुवीर्य समास। ठीक है दोस्तों, बहु यहाँ पर आपका आ जाएगा आपके बहुवीर्य समास। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, ये अपनी इच्छा पड़े ना जिसको विशेष अर्थ में रूढ़ होकर अपना बना लेता है। देखो दोस्तों, प्रथम पद प्रधान में आपके पहला होता है, देखो प्रथम पद प्रधान में आपके अव्ययभाव समास होता है। कौन सा होता है आपके? अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभावी रहने दो आप। ठीक है, अव्ययभाव समास का क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, और दूसरा द्विगु समास के अंदर द्विगु समास के अंदर क्या होता है आपके? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, द्विगु समास के अंदर ही अपन पढ़ लेते हैं क्रमधारय समास। देखो, अभी मैं इसके लिखाने के बाद में ना आपको ये लिखाऊंगा कि अव्ययभाव समास की पहचान क्या है, क्रमधारय समास की पहचान क्या है, और तत्पुरुष समास की पहचान क्या। इसके बाद में आपके द्वंद्व समास आ जाता है। द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको आज ही बताऊंगा, और याद कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको आज ही बताता हूँ। द्वंद्व समास देखो बिल्कुल बेसिक तरीके, अगर पद प्रधान के आधार पर पूछे तो आपको 4 प्रकार से करना है। ठीक है, अगर मूल भेद पूछे तो 6 करना है, लेकिन अगर मुख्यतः पूछे तो 4 ही होते हैं, क्योंकि प्रथम पद प्रधान यानी कि जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान द्विगु समास का होता है, क्रमधारय समास का होता है। देखो ये है ना आपके महिला एसआई और पीएसआई में। ठीक है, रीट पटवार इनके अंदर इनकी परिभाषा पूछ लेते हैं, प्रथम पद प्रधान किस किस का होता है, तो वो क्या है कि 3 नाम तो ये दे देता है, द्विगु समास, क्रमधारय समास, और आपके द्विगु समास, क्रमधारय तत्पुरुष समास, और एक ये डाल देता बहुवीर्य समास, अव्ययभाव समास। और ये वो डाल देता है कि दोनों पद प्रधान किसके होते हैं, तो एक तो बहुवीर्य डाल देता, एक अव्ययभाव डाल देता, एक तत्पुरुष डाल देता, और दो आपके द्वंद्व समास डाल देता है। लेकिन अपना आंसर द्वंद्व समास होगा। ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लेना। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अब ना आपको मैं अव्ययभाव समास है ना, इसकी आपको जानकारी दूंगा कि अव्ययभाव समास की क्या पहचान हो सकती है, कि हम इसकी पहचान एक यूनिक पहचान, यानी कि इसको देखते इस शब्द के अंदर कि अव्ययभाव समास ही होगा या द्विगु समास होगा या क्रमधारय समास, यानी इसके अंदर समास कौन सा होगा। देखो इसके लिए समझने के लिए आप मैं कुछ शब्द लिखूंगा, आप उन शब्दों को बस याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा एक ही उद्देश्य यार दोस्तों, जो चीज़ मैंने यहाँ पढ़ी है ना, ठीक है, वो मैं आप तक उपलब्ध करवा दूँ बस। क्योंकि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो आरएस और पीएसआई के लेवल की कर रहा हूँ, तो शायद उसके अंदर हिंदी है और 1 नंबर की हिंदी है। ठीक है दोस्तों, ये आपके मूल एनसीईआरटी पर चल रही है, और इसके मैंने तमाम उदाहरण आपको मैंने संधि पढ़ाई दी, उसके अकॉर्डिंग आपने मेरा मैटर देख ही लिया है कि कंटेंट कितना दमदार है मेरा। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता तो क्लास को 2-2 घंटे करके भी कर सकता, लेकिन इतनी लंबी क्लास करने से क्या है कि थोड़ा बोरिंग सा फील हो जाता है। तो क्या छोटी क्लास से क्या है कि अपन स्पीड करके भी देखना चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं। देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, देखो
अब अपनी ये चीज़ नहीं चल रही है, ठीक है। अब अपने चल रहा है केवल अव्ययभावी समास। क्या चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अव्ययभाव, आप तो अव्ययभाव ही रहने दो अभी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अव्ययभाव समास होता क्या है, ठीक है दोस्तों। इसकी परिभाषा क्या होती है ये इतना जरूरी नहीं है जितनी इसके अंदर यूनिक चीज़ है, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये चीज़ आपको याद करनी है, और उसके अंदर वो 100% यही चीज़ देगा, क्योंकि जो कुछ शब्द होते हैं वो पिक्स होते हैं, ठीक है। उस प्रकार समास में भी पिक्स शब्द है, और समास के अंदर भी अव्ययभाव समास है, उसके अंदर कौन से शब्द पिक्स कर रखे हैं, क्या इसका एक मतलब कि एरिया है कि भाई इससे अकॉर्डिंग बाहर जाएगा, तो वो रूढ़ होके या तो आपके तत्पुरुष समास में चला जाएगा, या फिर आपके द्वंद्व इतरेतर समास में चला जाएगा, या फिर आपके द्विगु समास में चला जाएगा। मैं आगे आपको लिखाऊंगा संख्या से रिलेटिव, यानी कि 1 से लगाकर 10 तक, और 10 से भाज्य संख्या जो होगी वो आपके द्विगु समास में आएगी, और जितनी भी उन उपसर्ग वाली आएगी वो आपके अव्ययभाव समास में, जितनी भी बाकी जो फिर बची हुई है वो आपके इतरेतर द्वंद्व समास के अंदर चली जाएगी। जैसे अपन लिखते हैं ना 25, 31, 45, ये जो 61, 69, ऐसे जो शब्द लिखते हैं ना, वो शब्द पूछ लेता है कि जैसे वो पूछ लेता है कि 55 में कितने, 55 में कौन सा समास है। जैसे ये कोई जो संख्या दे दी जैसे 55, ठीक है, इसमें कौन सी, अब वो पूछ ले कि उपयुक्त में से समास है, ठीक है दोस्तों। अब वो जैसे कि समास के क्या 4 पे दे देगा, पहला दे देगा आपके अव्ययभाव समास, ठीक है, दूसरा दे देगा आपके द्विगु समास, ठीक है, और तीसरा मैं जैसे बता रहा हूँ आपके द्वंद्व समास दे देगा, ठीक है, और चौथा दे देगा आपके बहुवीर्य समास। देखो सबसे पहली बात तो है कि 1 से भाज्य यह है नहीं, तो अभी आपके अव्ययभाव समास नहीं होगा। द्विगु समास, ठीक है, यानी उन उपसर्ग तो इसके अंदर है नहीं, तो ये इसमें आएगा नहीं। फिर बचा है द्विगु समास, यानी कि आपके 1 से लगाकर 10 और 10 से भाज्य संख्या, ठीक है, 10 से भाज्य संख्या ये है नहीं, तो किस में आएगा आपके द्वंद्व समास में, यानी कि 5 और 50, ठीक है दोस्तों, 5 और 50। तो अब ये पूछेगा कि ये जो और शब्द है ना, ये और शब्द आपके इतरेतर समास में आता है, किस में आता है, इतरेतर समास में आता है। देखिए दोस्तों मैं उदाहरण के साथ साथ ही बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि ये पिछली बार पूछा कहाँ गया था। इस प्रकार से ऑप्शन आता है, जैसे उपयुक्त में से समास है, ये 4 ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा आपको A, B, C और D। अब आपको अगर यूनिक चीज़ पता है, अभी जैसे मैंने बताया कि उन उपसर्ग वाले सारे इसमें जाएगा, अच्छी जगह तो पूछने में तो आपके 59 भी पूछ सकता है, ठीक है, 59 यानी 59 पूछ लेगा आपको, यानी कि ये वाले, ठीक है। अब ये पूछ लेगा, इसी में बता देगा, तो अब ये उन उपसर्ग यानी उन उपसर्ग लगा हुआ ना, तो ये आपके अव्ययभाव समास के अंदर ही जाएगा। इसी प्रकार देखो दोस्तों मैं आपको यूनिक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आज की क्लास आपने अगर अच्छे दिल से दिमाग से देख लिया ना, तो शायद आज के बाद आपको जो मैं कल से आपको अव्ययभाव समास फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाऊँगा ना, उसमें आपको ये चीज़ें ना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे आपको, ठीक है। तो देखो ये क्या कहती देखो अव्ययभाव समास के अंदर आपको 4 चीज़ याद रखनी, 4 बातें याद रख लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और कुछ शब्द जिससे आपका काम आ जाएगा। देखो पहली बात हमने लिखा था, याद करो कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है। हमने ये लिखा था कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। पहली बात तो हमने ये लिखी थी, इसका प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। दूसरी बात ये लिख रहे हैं कि इसका प्रथम जो पद है वो आपके अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। तीसरी बात इसमें लिख रहे हैं कि जितने भी उपसर्ग युक्त शब्द जो आएंगे ना, उपसर्ग युक्त शब्द मान लो या फिर पद मान लो, वो आएंगे सारे इसी के अंदर आई। और पुनरावर्ती वाले शब्द, पुनरावर्ती वाले जो शब्द है ना वो भी इसी के अंदर आएंगे। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर बता दूंगा, लेकिन आपको ये जो 4 लाइन लिखी है ना, इसका मतलब समझ लो आपके अव्ययभाव समास कंप्लीट हो गया है। बस पहला बात याद रखना, इसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, और उपसर्ग शब्द आएंगे और पुनरावृत्ति वाले शब्द आएंगे। अभी मैंने बताया ना उन, अब मैंने जैसे अभी आपको अभी जस्ट पहले बताया था कि 59 में, तो अब ये उन क्या है, ये अन क्या है आपके उपसर्ग है। यानी उपसर्ग का मतलब होता है कि वे चीज़ जो किसी शब्द के पहले जुड़ती है, यानी कि ये कोई शब्द है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ जुड़ेगी ना, तो ये तो हो गया आपके उपसर्ग, ठीक है दोस्तों।
ये तो हो गया जैसे आपके उपसर्ग, ठीक है। और ये बाद में लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा आपके प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। अभी आप तो इतना समझ लो कि किसी शब्द के पहले लगने वाली जो तो उपसर्ग होते हैं और बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं, ठीक है दोस्तों। इनको भी मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक जितना जीरो लेवल से हीरो लेवल तक होता है ना वो बताऊंगा मैं आपको। देखिए अभी बात आपको यहाँ तक करनी है समझने के लिए। जैसे अब जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे मैं कुछ शब्द इधर ही लिख देता हूँ आपके, यानी कि जैसे आपको यथा दिख जाए या फिर प्रति दिख जाए, ठीक है। जैसे कि आपको यावत दिख जाए या फिर आपको तावत दिख जाए, आ दिख जाए और बा दिख जाए, बै दिख जाए, तय दिख जाए, उल दिख जाए, अल दिख जाए, एन दिख जाए, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने ये कुछ शब्द लिखे हैं, अगर आपको ये शब्द दिख जाए ना तो समझ लेना कि आपका काम हो गया। इनके अंदर ये जो चीज़ें मैंने लिखी है ना ये यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं ना और किसी समास में नहीं है, बस ये चीज़ें आपके है तो है इसमें, इसी समास में है। किस समास में है ये चीज़ें आपके अव्ययभाव समास के अंदर है, ठीक है। आप इनको नोट लगा लो इधर कि बस ये चीज़ें अगर पढ़ ली तो इसका मतलब अपने अव्ययभाव समास कंप्लीट होगा। जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया इधर प्रत्येक। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने ईमानदारी से अगर मेरी संधि वाली वीडियो देखी है तो आप बता ही सकते हो कि प्रत्येक में कौन सी संधि है, इसका टुकड़े कैसे होंगे, संधि वगैरह। और जैसे मैंने लिख दिया प्रतिदिन, ठीक है। और जैसे मैंने लिख दिया आपके घर घर, ठीक है। और मैंने जैसे लिख दिया आपके जैसे 3 शब्द लिखे हैं ना, एक शब्द लिख दिया मैंने जैसे प्रत्याशा, ठीक है दोस्तों। देखो ये शब्द पुनरावृत्ति वाले हो जाएंगे, प्रत्यय शब्द हो जाएंगे। प्रथम पद प्रधान वाले में आपको वो लिखा दूंगा या जीवन ता जीवन, ठीक है दोस्तों। और यथाशक्ति तथा शक्ति जैसी शक्ति है उसी के अनुसार बिल्कुल हर हर गली दिन दिन। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रत्येक, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, यानी हर एक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मिला है आपके प्रतिदिन में एक। अब मैंने आपको यहाँ लिखाया था प्रति, ये रहा आपका प्रति, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रतिदिन यानी कि हर दिन, क्या हो जाएगा इसका हर दिन। अब देखो प्रति यहाँ में लिखा है ये वाला, देखो घर घर यानी कि घर घर, यानी कि शब्द 2 बार आ रहे हैं ना तो क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये शब्द आपके काम आ जाएगा। हर घर यानी ये से लिख सकता हूँ मैं आपके प्रत्येक घर भी लिख सकता हूँ और मैं हर घर भी लिख सकता हूँ, हर घर, ठीक है। प्रत्याशा, देखो अगर आपने संधि पढ़ी है तो इसके अंदर अधूरे शब्द आ रहे हैं, अधूरे शब्द आने वाला एक ही था अपने यण सर संधि, ठीक है दोस्तों। उसके अंदर अधूरे ये ई उ और री आई, तो आपके अंदर आपको यण स्वर संधि ही करनी है। देखो प्रत्याशा यानी आशा के बदले आशा, प्रत्याशा आशा के बदले आशा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये अव्ययभाव समास है इसके कुछ नियम मैंने आपको लिखे हैं। तो एक बार आप एक काम करो कि आप एक बार टाइम दिखाओ मेरे को कि टाइम कितना हुआ है, ताकि फिर ज़्यादा